गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। देखो, मैंने रेस जुडिकाटा, एस्टॉपल, इन पे बहुत क्लियर एंड बहुत डिफरेंसेस के साथ मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि सभी लोग देख सकते हैं जितने भी यूट्यूब पे अपनी एंडीलो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। आज मेंबर्स मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाने वाली हूँ क्योंकि आपको पता है सीपीसी का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा जो डील करता है वो हमारे लिए 15 से 20 नंबर का मेंस का क्वेश्चन है। मैंने आपको रेस जुडिकाटा का मतलब बता रखा है, रेस जुडिकाटा के एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं, लेकिन इस क्लास में मैं आपको रेस जुडिकाटा के लगभग 7 to 8 ऐसे केसेस बताऊंगी जो कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इवन इन केस लॉज में कभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी हाई कोर्ट ने इस तरीके के प्रिंसिपल्स भी बताए हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, रेस जुडिकाटा के बारे में मैं अगर आपको सिंपल कंसेप्ट की बात बताऊं या इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेस जुडिकाटा क्या है, तो आपको सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है कि सर रेस जुडिकाटा का मतलब होता है जब दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी कोई केस डिसाइड हो चुका है तो वही पार्टीज उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके फिर से कोई नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। उनके ऊपर क्या लग जाएगा, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लग जाएगा। ये आपको सिंपल 2 लाइन में इंटरव्यूअर को बताना है। अब देखो, रेस जुडिकाटा का मतलब ही ये है कि अगर दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी किसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके कोई केस डिसाइड हो चुका है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा हो चुका है, तब हम फिर से किसी सूट को इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। जबकि थोड़ा सा बैक जाएंगे रेस सबजुडिस पे। रेस सबजुडिस में क्या होता था, केस तो इंस्टीट्यूट हो जाता था लेकिन उसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर रेस जुडिकाटा में केस ही इंस्टीट्यूट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट जो फॉर्मर सूट था अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं था देन क्या सिचुएशन होगी, उस पॉइंट पे हम दूसरा केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ केसेस बता रही हूँ, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, अलग अलग स्टेट ने बहुत अच्छे अच्छे हेड्स दिए हैं, अभी निर्धारण दिए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को सुनते रहना और केस लॉज के बारे में देखते रहना। देखो, पहला केस जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नारायणम चेट्टियार वर्सेस अन्नामल्ले चेट्टियार। 1959 का केस है, ध्यान से नाम सुन लो। नारायण चेट्टियार वर्सेस अन्नामले चेट्टियार 1959 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो एक ही निर्णय को महत्वता प्रदान करता है। कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हम क्यों अस्तित्व में लेके आए हैं, पहली चीज कि दो कोर्ट के जजमेंट्स के बीच में हो रहे कॉन्ट्राडिक्शन को रोका जा सके, प्लस दूसरी बात कि जब एक कोर्ट ने कोई अपना जजमेंट दे दिया है तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए हम रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लेकर आए हैं। ये ऑलरेडी हम सीपीसी सेक्शन 11 में पढ़ते हैं और रेस सब जुडिस हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं। तो पहला केस हमारा नारायणम का केस है जो कि जजमेंट को महत्वता देता है। दूसरे केस की बात करूं तो गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य का केस है 1981 का। इस केस में कहा कि एक कोर्ट के जजमेंट को अंतिम रूप प्रदान करना, कि जब हमें एक बार किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पार्टीज को सुन के अपना जजमेंट दे दिया तो उसे अंतिमता प्रदान करना ये जरूरी है। क्योंकि एक बार जब जजमेंट आ चुका है हम फिर से उन्हीं पॉइंट्स पे केस इंस्टीट्यूट करते रहेंगे तो कभी जजमेंट फाइनल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक कोर्ट के जजमेंट को अंतिम रूप प्रदान करना किसने कहा, गुलाम अब्बास जी ने कहा था। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं, सत्याचरण वर्सेस देवराजन। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्री के क्वेश्चंस में भी आता है। सत्याचरण वर्सेस देवराजन का केस है 1962 का। अब ये केस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो बातें बताई थी, सुनना, कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत
न्यायिक निर्णयों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित है, क्योंकि फाइनलिज्म ही नहीं होगा तो कभी केसेस खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन इसके अनुसार एक बार कोर्ट द्वारा किया गया विनिश्चय पर पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता। एक बार अगर कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दे दिया, देन उस पे फिर से पुनः निर्णय रीजजमेंट नहीं किया जाएगा। किसने कहा था? सत्याचरण वर्सेस देवराजन ने कहा था। थोड़ी सी अगर वॉल्यूम तेज है तो आप इसको एक बार सुन लो सारे केसेस को, देन उसके बाद अपने नोट्स में लिख लेना। अब देखो, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का जब 15 से 20 नंबर का रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन आता है, देन सिर्फ बेरेक्ट इनफ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखनी होती है और कुछ केस लॉज भी बताने होते हैं। अब मैं टोटल यहाँ पे आपको 8 केसेस बता रही हूँ, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 8 की 8 केसेस लिखो, आप यहाँ पे 5 to 6 केसेस भी मेंशन कर लो, क्योंकि जितने हम याद करते हैं एग्जाम तक उसमें से कुछ ही याद रहते हैं। अब आप यहाँ पे 4 याद करोगे तो एग्जाम तक आपको 2 ही याद रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आप 8 केसेस याद करो, तब जाके एग्जाम में आपको 6 केस याद रहेंगे। अब हमारा एक केस है सत्याचरण और देवराजन का केस। इसमें अंतिम स्वरूप प्रदान करना बहुत जरूरी है। किसके लिए? रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के लिए। और इन्होंने कहा कि जब एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, देन उस पर फिर से पुनः निर्णय नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस, फोर्थ, आरपी गुप्ता वर्सेस श्री कृष्ण पोदार, 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कृष्ण पोदार के केस को याद रखना। अब सुनना, इन्होंने कहा कि इस केस में कि जो फॉर्मर सूट है, पूर्ववर्ती वाद है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, कि विषय वस्तु पश्चातवर्ती वाद में समान नहीं है, तो रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। क्योंकि रेस जुडिकाटा तो हम तब एप्लीकेबल कर रहे हैं क्योंकि पहले ही किन्हीं पार्टीज के बीच सेम कॉज ऑफ एक्शन में केस डिसाइड हो चुका है, देन वही पार्टीज वही कॉज ऑफ एक्शन को फिर से इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, देन हम रेस जुडिकाटा अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पहले वाले वाद में जो सब्जेक्ट मैटर था वो दूसरे वाले वाद से, जिसे हम पश्चातवर्ती या सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं, अगर वहां पर सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इस चीज को इस केस में, आरपी गुप्ता के केस में क्लियर कर दिया कि दोनों केसेस के अगर सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है, देन रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं सेम नागभूषण वर्सेस चंडी केशव लिंगम का केस है। ये केस और पहले वाला केस, ये दोनों ही केस हमारे सिमिलर है। इस केस में भी नागभूषण, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस था 2016 का, अब इस केस में नागभूषण में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही चीज हेल्ड की कि पहले वाले केस में और अब वाले केस में सब्जेक्ट मैटर, वाद का कारण अगर सेम नहीं है, समान नहीं है, अलग है, देन रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। क्योंकि समान होता है तब तो हम रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल करते हैं, लेकिन अगर समान नहीं है तो रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। तो दोनों केसेस अच्छे हैं, दोनों केसेस का नाम एक साथ लिख के देन भी आप एग्जामिनर को बता सकते हो। नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा बड़ा नेम है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड। अगर पूरा याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद करते तो एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड तक याद कर लो। 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुनना, इसमें कहा कि रेस जुडिकाटा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें किसी कोर्ट द्वारा जुरिस्डिक्शन के अभाव में जजमेंट दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट बताया तब मैंने आपको ये चीज क्लियर की कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। जो पहले सूट जो हमारा डिसाइड हो चुका है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो फिर अगर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्षेत्राधिकार के अभाव में निर्णय दिया गया था, देन रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। हम इस कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चन करके भी नेक्स्ट रेस सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस, बदामी लाल वर्सेस हर्षवर्धन, 1994। ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। बदामी लाल वर्सेस हर्षवर्धन 1994। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्ववर्ती वाद का विनिश्चय
दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जाना रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक हम पढ़ते हैं नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में एक पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई केस को फाइनल डिसाइड करना है तो दोनों पार्टीज को सुनना बहुत कंपल्सरी है, चाहे वो एक्यूज्ड है, चाहे वो प्लेंटिफ है, चाहे वो डिपेंडेंट है। अगर किसी भी पार्टीज को सुने बिना आप कोई जजमेंट कर देते हो तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना जाता है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है। अब यहाँ पे हमें कहा कि जब भी आप किसी फॉर्मर सूट का डिसीजन कर रहे हो तो दोनों पार्टीज को सुने बिना आप उनका डिसीजन नहीं कर सकते। अगर फिर भी करते हो तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। और दोनों पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करना रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आवश्यक भाग माना जाएगा। दोनों पार्टीज को सुन के देन ही जजमेंट दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज आता है कि मैम अगर फॉर्मर सूट में जब फॉर्मर सूट डिसाइड हो चुका है जिसमें दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं गया, इस सिचुएशन में क्या हम फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और दूसरी बात रेस जुडिकाटा खुद भी ये कहता है कि दोनों पार्टीज को सुनना बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी को सुन के जजमेंट दिया है देन इस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर आप ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 8वां केस है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी 1996। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस में हमें 3 to 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए थे जो जो कि रेस जुडिकाटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन सा केस है? महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी 1996। इसमें सुनना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत तभी लागू होगा कब? जब नंबर ए पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद में विवादक विषय समान हो। रेस जुडिकाटा तभी एप्लीकेबल होगा जब पहले वाला सूट जो डिसाइड हो चुका है या दूसरा सूट जो इंस्टीट्यूट होने वाला है या हो रहा है उसमें जो विवाद का कारण है, सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, फैक्ट एंड इशू है, वो समान होने चाहिए। सेकंड कहता है कि विवाद विषयों का अंतिम रूप से विनिश्चय होना चाहिए, कि जो फॉर्मेट सूट डिसाइड हो चुका है उसमें जो विवाद बिंदु थे उनको फाइनल रूप से उनका डिसीजन होना चाहिए। थर्ड कहते हैं विनिश्चय सक्षम न्यायालय द्वारा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। कौन सा वाला कोर्ट? फॉर्मर वाला कोर्ट। और फोर्थ कहते हैं विनिश्चय से पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। तो इस केस में, महाराष्ट्र वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हमारे प्रीलिम्स में भी केस लॉ से क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, अंदर की बातों से क्वेश्चन आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको 8 जजमेंट यहाँ बताए हैं, फटाफट आप अपने नोटबुक में लिखो, साथ के साथ रेस जुडिकाटा के आप इनको लर्न करो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको स्किप हम नहीं कर सकते। इसके बाद आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस ऐसे मेजर टॉपिक पे केस लॉज की जरूरत है, प्रिंसिपल की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर आपको उन केस लॉज पे मिले। बाकी क्लास कैसी लगी है मेंबर्स, आपको उसके लिए लाइक जरूर करना है। और तो और जो अपना एक इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि एमडी लो क्लासेस को 3 साल कंप्लीट होने की खुशी में है, जिसमें मेजर माइनर 7 मेजर 7 माइनर सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, जिसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इस बैच में अगर आप मेंबर हो तो सिर्फ आपको 8000 में 14 जुडिशरी के सब्जेक्ट्स प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल से फोकस करवाए जाएंगे। कंप्लीट ये 10 to 12 मंथ का बैच रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, जैसे हम डीलो क्लासेस पे बाकी पेड बैचेस चलते हैं जुडिशरी के, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी। एक क्लास मॉर्निंग में, एक क्लास इवनिंग में, 50 to 55 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है। तो फटाफट, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि मेंबर्स को 2000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। कंप्लीट
कंप्लीट ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 8000 में मिल रहा है। तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और मुझसे आप डीएम पे बात कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।